हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन, है ना। तो जो उत्तर वैदिक आर्य थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, है ना। क्या करते थे, क्या वास्तव में ये लोग कृषि करना धीरे धीरे सीख गए थे? अगर वो कृषि कर लिए, मतलब कृषि करना सीख गए थे, तो इसका प्रमाण क्या है? तो वही सारी चीज़ें आज हम प्रमाण देते हुए फिरेंगे, है ना, इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में इनकी आर्थिक विशेषता यह है कि कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा, है ना। यानी कि खेतों में अपना जुताई उताई लोहे से करने लगे, क्योंकि देखिए, अगर लोहा नहीं था तो उसके पहले पत्थर और आप लकड़ी से आप खुदाई मिट्टियों के नहीं कर सकते, है ना। आज के समय में हमारा जो खेत है काफ़ी एक चिकनी मिट्टी है ना। तो चिकनी मिट्टी है, इसको जुताई करने में हालत ख़राब हो जाती है। सोचिए उस समय की बंजर ज़मीन को आप लकड़ी और पत्थर से उसको जुताई करने चले हैं, तो काफ़ी समस्या है ना। तो जब लोहे की खोज हो गई तो इन्होंने क्या किया कि लोहे को धारदार बना करके अपना जो भी है खुदाई उदाई करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से कृषि का धीरे धीरे विकास होने लगा, है ना। और कृषि का विकास होने लगा तो स्थायी जीवन का भी विकास हो गया। भाई, आप कृषि करोगे तो आपको रुकना पड़ेगा एक जगह। जो पहले ये लोग पशु चारण करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे पशुओं को लेकर के, पूरे पूरे कबीले के कबीले। तो अब ये लोग कृषि करने लगे तो भाई इनको रुकना पड़ेगा। तो अब ये स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए, अथर्ववेद में लोहे को कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क बताया गया। और उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से लोहे का प्रमाण मिला है। कब का? 1000 बीसी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, कृषि में लोहे के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा, है ना। कृषि में जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो उत्पादन बढ़ा। और जब उत्पादन बढ़ा तो ये लोग पशुपालन से निकल करके कृषि अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए, है ना। और भौतिक जीवन में स्थायित्व का विकास होने लगा, यानी कृषि अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने लगे, यानी कृषि कार्य करने लगे। तो अब ये लोग धीरे धीरे स्थायी होकर के रहने लगे, यानी एक जगह टिक करके अब धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिए। ठीक है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के स्थायीकरण के दो और प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से भैया? देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिसको PGW बोलते हैं। और दूसरा है उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड की प्राप्ति, है ना, जिसको NBPW बोलते हैं। तो ये जो दोनों मृदभांड है इसकी प्राप्ति हुई है। तो भाई एक बात बताइए, जब कृषि नहीं रहेगा तो मृदभांड क्यों बड़ा बड़ा बनाएंगे, है ना। आखिर उस अनाज को रखने के लिए कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना। आज के समय के जैसे स्टील का बर्तन तो उसमें रहेगा नहीं, भाई मिट्टी से ही बनाएंगे। इतने बड़े बड़े जो मृदभांड मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अनाजों को रखने के लिए ही तो बनाए थे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रमाण देता है कि धीरे धीरे ये कृषि करने लग गए थे। तो पशुपालन, जो कि ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण था, उत्तर वैदिक काल आते आते पशुपालन धंधा बहुत कम हो गया, है ना। और कृषि का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया है कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, है ना, इन सारी चीज़ों का उल्लेख मिला है। यानी कृषि से संबंधित चीज़ों का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिससे उत्तर वैदिक काल में कृषि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको शुरू में भी बताया था कि हमें पूरे इस चैप्टर में हमें कृषि के बारे में प्रमाण देना कि हाँ भाई देखो, कृषि हो रही थी और उस समय पशुपालन धीरे धीरे कम करके अब कृषि पर ज़्यादा ये जोर देने लग गए थे लोग, है ना। तो इस चीज़ का हमें प्रमाण देना है यहाँ पर पूरे चैप्टर भर में। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज जौ का उल्लेख हुआ है ना। जौ को क्या बोलते थे ये लोग? यौ बोलते थे। तो ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख था। वहीं उत्तर वैदिक काल में चावल, गेहूं, उड़द और मूंग समेत विभिन्न अनाजों का उल्लेख था, है ना। देखिए, ऋग्वेद में चावल का वर्णन नहीं था, नमक का वर्णन नहीं था, मछली का वर्णन नहीं था, है ना, बाघ का वर्णन नहीं था, हाथी का नहीं था। ठीक है, चांदी का उल्लेख नहीं था। ध्यान दीजिएगा। तो ऋग्वेद में चावल का भी उल्लेख नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे चावल का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अतरंजी खेड़ा से चावल, गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। यानी जहां पे लोहे का साक्ष्य सबसे पहले मिला, वहीं से चावल, गेहूं और जौ के भी प्रमाण मिले हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और उत्तर वैदिक साहित्य में गोबर की खाद को करीस बोला गया है। देखिए, भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना बढ़ी, है ना। अर्थात आर्थिक जीवन में कबायली मान्यताओं का पतन होने लगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में लोग निजी जीवन नहीं व्यतीत करते थे, है ना, साथ में रहते थे। किसी चीज़ पर अधिकार था तो पूरा का पूरा सामूहिक अधिकार था, पूरे कबायली लोगों का अधिकार था, है ना। कोई नहीं कहता था कि ये मेरा है, वो मेरा है ना।
ये है कि हाँ, ये पूरे इस कबीले का है, ये अगर ये पशु हैं तो ये इस कबीले का है। ये नहीं बोलते थे कोई व्यक्ति कि भाई ये सब मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, नहीं, हम सभी का है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये लोग कबीले से अलग हटने लगे, है ना? और सोचने लगे कि भाई हम कबीले में क्यों रहें अब ये खुद की मेरी ज़मीन होनी चाहिए, खुद का मेरा पशु होना चाहिए, मैं इतने लोगों के बीच में नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। तो लोग धीरे-धीरे ज़मीनों पर अपना अलग-अलग कब्ज़ा करने लगे, है ना? तो इस तरह से अब व्यक्तिगत अधिकार की भावना यहाँ पर बढ़ गई। देखिए उत्तर वैदिक आर्य 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, है ना? कौन-कौन से? लाल और काला मृदभांड, और उसके बाद है लाल मृदभांड, यह सर्वाधिक प्रयोग होता था, है ना? लाल मृदभांड का सर्वाधिक प्रयोग होता था। उसके बाद है उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, यानी जिसको एनबीपीडब्ल्यू बोलते हैं। और फिर उसके बाद है चित्रित धूसर मृदभांड, इसको पीजीडब्ल्यू बोलते हैं, है ना? और जो चित्रित धूसर मृदभांड है, ये विशिष्टता का सूचक था, यानी इसको उच्च वर्ग द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है ना? तो इनके आर्थिक जीवन में कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर पुरुष मेध यज्ञ में, ठीक है ना? पुरुष मेध यज्ञ में विवेचन में कई व्यवसायों का उल्लेख हुआ, जैसे में तक्षण बढ़ई, धातु शोधक, रथकार, चर्मकार और स्वर्णकार, ठीक है? उसके बाद देखिए तक्षण और रथकार ये रत्निन में शामिल थे, ठीक है ना? देखिए रत्निन जो होते थे ये राजा के पदाधिकारी होते थे, और यहाँ तक कि राजा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे ये लोग, ठीक है? राजा सभी रत्नियों यानी पदाधिकारियों के घर जाता था और उन्हें रत्न भेंट करता था। जैसे जैसे कृषि में उत्पादन बढ़ा वैसे ही सूदखोरी भी बढ़ गई, ठीक है ना? और सूदखोर को पेगनाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेगनाट, ठीक है? और शतपथ ब्राह्मण में सूदखोरी को कुशी दिन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुशी दिन। देखिए मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था उस टाइम, ठीक है? जो भी व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय से होता था, है ना? यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेन देन करना, ठीक है? और निष्क हो गया, शतमान हो गया, पाद हो गया, कृष्णल हो गया, ये माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। रक्तिका और गुंजा भी माप की एक छोटी इकाइयाँ थी, ठीक है? ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? एक स्वर्ण आभूषण था, जो कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा इसको। और शतमान जो थी यह चांदी की एक मुद्रा थी, ठीक? शतमान क्या था? चांदी की एक मुद्रा या फिर माप थी। उसके अलावा भाग हो गया, शुल्क हो गया, बलि हो गया, ये सब कर थे, है ना? और ये राजा को दिए जाते थे, ठीक है? जो कि अनाजों या फिर वस्तुओं के रूप में था। तो ये सारी चीज़ें राजा को दिया जाता था, किस रूप में? अनाज या फिर वस्तु के रूप में, ठीक है? ये टैक्स था। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया इसी पे, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक राजनैतिक जीवन, है ना? तो इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना लोग। जय हिंद, नमस्कार।